मित्रों नमो नमः। आज हम लोग यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि क्या होता है, स्वर संधि के अंतर्गत पूछा जाता है कि यण संधि क्या होती है। तो यण संधि का सूत्र पूछा जाता है। इसका सूत्र होता है इको यणची, जो अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले पाद का ये 77 नंबर का ये सूत्र है। इको यणची यण संधि को पढ़ने से पहले संस्कृत में सूत्र ही जान लेना ही संधि समझ में आ जाती है। तो अब देखें इको अणची क्या होता है। इको अणची अब जानते, इक एक प्रकार का प्रत्याहार होता है। इक एक प्रकार का प्रत्याहार होता है और यण भी एक प्रकार का प्रत्याहार होता है और अच भी एक प्रकार का प्रत्याहार होता है। बस इतना ही इसको समझना होता है। अब कहता इक के स्थान पर यण हो जाएगा, यानी इक के स्थान पर यण हो जाएगा अच के रहते हुए, यानी इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार आ जाएगा लेकिन अच के रहते। अगर अच नहीं होगा तो इक के जगह यण नहीं होगा, यण के जगह इक भी नहीं होगा। तो अब देखिए ये इस कहने का तात्पर्य यही निकला, इक एक प्रकार का प्रत्याहार। तो इसमें 4 वर्ण होते हैं, ई उ री और उसके बाद आपका ली होता है। ये चार वर्ण एक प्रत्याहार में होता है और यण में भी 4 वर्ण होते हैं, य व र ल। और अच में तो सभी लोग जानते हैं कि 9 स्वर होते हैं, चाहे इसमें कोई सा स्वर ले लिया जाए। अब ये कह क्या रहा है, इको यणची कह रहा है कि इक प्रत्याहार के स्थान पर यण हो जाएगा लेकिन यच के रहते हुए। अब पहले ईक को समझेंगे एक एक करके तोड़ के। जैसे मैंने लिख दिया कि ईक में आपका आता है ई उ, आपका ये री है, ये री है, इसके बाद आपका ये ली है। अब ई के स्थान पर यण, यण प्रत्याहार में भी तो 4 होते हैं ना, तो य व र आपका ल। यानी कहता है अगर ई होगा यानी प्रथम पद के अंत में, रुक जाए इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं संधि में 2 पद होता है, ते कहता है कि प्रथम पद के अंत में अगर इक प्रत्याहार का कोई सा वर्ण होगा, द्वितीय पद के प्रारंभ कोई भिन्न स्वर या कोई असमान, जिसको हम अच से प्रदर्शित करते हैं। तो अच में सभी लोग जानते हैं 9 प्रकार के स्वर होते हैं। अब ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में इक प्रत्याहार का कोई सा वर्ण हो तो इक के स्थान पर ही यण हो जाएगा, यण ही हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रथम पद के अंत में इधर देख लीजिए ई होगा, ती के स्थान पर य ही आदेश होगा। अगर ई अगर उ होगा तो उ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा और ली के स्थान पर ल होगा। आप लोग को तो ये समझ में ये आ रहा होगा आखिर र के ई के स्थान पर य क्यों आ रहा, क्यों ना वो हो जा रहा ना। तो सभी लोग जानते हैं ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो य का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसी को कहते हैं तुल्यासन प्रयत्न सवर्णम, यानी जो जिसके तुल्य होगा उसी के समान उसको रखेंगे। अब जैसे ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो व का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, वोष्ठ होता है। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, तो र का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये आपका मूर्धा। ली का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, और ली का स्थान भी दंत ही होगा। यही है यण संधि, इसको समझना कोई कठिन काम नहीं होता है। अब मैं यहाँ एक चार्ट के माध्यम जैसे परिभाषा भी आपको समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि जब हरस ई या दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है, पहली बार। फिर दूसरी बात बताया, जब ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ ऊ को, जब ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आवे तो ऊ के स्थान पर व हो जाता है। फिर कहा तीसरी लाइन में कि जब री या री के बाद री या री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तब री या री के स्थान पर र हो जाता है। और उसी प्रकार और ले लीजिए, यदि ली होगा तो ली की जगह पर ल ही आदेश होगा। अब समझिए थोड़ा सा एक बात इसमें नई पकड़ने की ये होती है, जैसे मान ला 2 पद हो गया, यहाँ ईक मैंने लिख दिया, ईक होगा, प्रथम पद का अंतिम ईक होगा, द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका अच होगा और इसके बाद ईक के स्थान पर आपका ये यण होगा।
तो आप जानते हैं ई का स्थानिक वर्ण होते हैं, इसको हम स्थानिक कहते हैं, यण को आदेश कहते हैं, और ये जो अच है इसी को कारण कहते हैं या नैमित्त वर्ण कहते हैं। तो अब इसका एक उदाहरण लेंगे। जैसे मैंने लिखा कि यदि यदि प्लस आपका हो गया ये अपी, यदि प्लस अपी यानी प्रथम पद का अंतिम व्यंजन द है, द पर आपका छोटी ई की मात्रा है, द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका अच का ए अ है। तो आप जानते हैं ई हमारा इक प्रत्याहार का है, यानी कि प्रथम पद के अंत में इक प्रत्याहार का वर्ण विराजमान हो गया। अब ये हो गया ना, तो अब ई का उच्चारण स्थान तालु, तो मैंने कहा ना ई के स्थान पर ही यण का आदेश होगा, तो ई के स्थान पर यण आपका यही आदेश होगा, वो भी आधा। अब करेंगे क्या, जब इस स्वर को हटा देंगे तो द हमारा आधा हो जाएगा ना। अब द जब आधा होगा और यह भी आधा है, अब ये जो अ वाला द्वितीय पद का प्रारंभ आपका अ है, यही आपका य पर जाकर मिल जाएगा, तो बन क्या जाएगा आपका यद्यपि। यही पूछा जाता है यद्यपि किस संधि का उदाहरण है, तो आपका यण संधि का उदाहरण है। अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से बना के बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर दिया है जैसे नदी प्लस उदकम, दिया है कि नदी प्लस उदकम, मैंने लिखा ये नदी प्लस आपका हो गया ये उदकम, नदी प्लस उदकम। अब द्वितीय प्रथम पद का अंतिम व्यंजन बड़ी है, तो इधर आपका ये ऊ है, तो ई के स्थान पर आपका यह होगा, वो भी आधा। बस यही स्वर जो ऊ वाला द्वितीय पद का प्रारंभ वाला है, इसी ऊ पर चढ़ा दीजिए, हो जाएगा नद्यूदम।